हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट परीक्षा की तैयारी में अभी 3 महीने बचे हुए हैं, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है जो बुक से हम लोग देख रहे हैं। तो बुक से और प्लस प्रीवियस ईयर, बुक एंड प्लस प्रीवियस ईयर, अगर हम दोनों ही करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से अभी 1.5 महीने के अंदर हम ये पूरी चीज़ें प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे और सारे बुक्स की भी 6 से 8 तक की जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों साथ लेके चलेंगे, आपका सीटेट पेपर कन्फर्म ही क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी उसके नोट्स बना सकते हैं लेकिन एक बार बुक को रीडिंग करनी ज़रूरी है। आप नोट्स बना के करिए, चाहे जैसे भी करिए, बुक को पूरा पढ़िए ताकि बोरिंग लगे तो भी पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि आप एक बार सीटेट 10 बार सीटेट की जगह एक ही बार में क्यों नहीं आप सारा पढ़ लेते हैं, तो एक बार में ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि मेरा सीटेट क्लियर होगा या नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो कंफर्म से ही आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज 15 क्वेश्चन जो टीचिंग से रिलेटेड हैं हिंदी के, जो 2024 में पूछे गए थे, उनको हम देख लेते हैं और इसी तरीके से 2011 तक के सारे पेपर हम लोग देखेंगे। साथ में आपके एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ भी चल रही है जो कि मैं स्टार्ट की हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच नहीं पा रहा है, तो आप लोगों से एक सपोर्ट मांगूंगी कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी आपको लगता है अपने सजेशंस कि कैसे मुझे करना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो है श्रव्य भाषावाद, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण भाषा शिक्षण, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि और फोर्थ ऑप्शन है कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रव्य भाषावाद। श्रव्य भाषावाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 137 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम जो है कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में वह जब अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोल लेता है। ठीक है, और विद्यालय में वो हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र और अध्यापकों को यही भाषा आती है, यानी मराठी भाषा नहीं आती होगी। ठीक है, तो हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? पहला है ट्रांसलिंगुअल योग्यता, जिसे हम परिभाषिक कहते हैं, कोड मैशिंग, कोड जाल, कोड से आगे आना यानी कोड मूविंग, अंतरभाषा यानी इंटर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी परिभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता। तो इतनी भाषाएं आना, और इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा तो उसको ट्रांसलिंगुअल योग्यता यानी परिभाषिक योग्यता के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिना फ्री में करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। बस 2 ही चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। प्रथम भाषा का भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग है। ठीक है, तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है ये पूछा गया है, तो सही है या सही नहीं है, इन सब क्वेश्चन में इन बातों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी नहीं वाला पूछा जाता है और हम ऑप्शन ढूंढते रहते हैं सही वाला। ठीक है, तो 138 का ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है यानी हेल्प करता है। ठीक है, तो
प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के ज्ञान के अधिगम को यानी सीखने को क्या करता है, समर्थित करता है, हेल्प करता है। ये हमारा भाषा अधिगम के बारे में सही कथन है। ठीक है। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया, खाना पकाने के बर्तन या वास्तविक जीवन के कार्य। तो यहाँ पे वास्तविक वस्तुएं जो हैं ये रियलिया जो है वो, क्योंकि वो रियल चीज़ों को दिखा के जो है वो उसका वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। तो यहाँ पे वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। 139 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि घोषणात्मक ज्ञान क्या है। ऐसे शब्दों को आप जल्दी सुने नहीं होंगे, लेकिन यही सब चीज़ें तो हमें सीखनी है। ठीक है, कि कैसे कैसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखिए, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण कर जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, या किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो देखिए, जो घोषणात्मक ज्ञान होता है वो होता है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? पहला है समालोचनात्मक विश्लेषण, दूसरा है प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, थर्ड है समालोचनात्मक साक्षरता, या फोर्थ है साक्षरता विकास। तो जो यहाँ पे जिस चीज़ का विकास का प्रयास किया जा रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी समालोचनात्मक साक्षरता का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो 141 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमको 150 तक ही हमको देखना है आज, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर यहाँ तक देखे हैं तो कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है। परिभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिज्म क्या होता है? देखिए, परिभाषा व्यवहार से भी अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परिभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिज्म क्या है? भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं, इससे संबंध। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि उसको कई भाषाएं आती थी जिसमें से कुछ भाषाओं का वो उपयोग वो अपने क्लास में करता था। तो एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है परिभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सिखाने में शामिल हैं? ठीक है। तो मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, फिर संपादन, फिर अंतिम स्वरूप देना, ये है। या मानस मंथन एक क्रम है जिसको हमको ध्यान में रखना है। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, फिर प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। थर्ड ऑप्शन कहता है कि मानस मंथन मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना तथा अंतिम स्वरूप देना। फोर्थ तो कहता है कि मानस मंथन कीजिए, फिर मुख्य बिंदु को नोट करिए, फिर रूपरेखा तैयार करिए और फिर प्रारूप लिखिए उसका, फिर संपादन और फिर उसको अंतिम स्वरूप देना। तो अच्छी तरह से लिखना सिखाने में जो शामिल है वो ही है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मानस मंथन करना है, मुख्य बिंदु नोट करना है, रूपरेखा तैयार करनी है, प्रारूप लिखना है, संपादन और अंतिम स्वरूप देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे अध्ययन कौशल होगा, श्रवण कौशल होगा, लेखन कौशल या संज्ञानात्मक कौशल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अध्ययन हो रहा, तो अध्ययन कौशल यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। 144 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। क्वेश्चन दिया गया है कि 145 नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आप उसके दुखों और कठिनाइयों को सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अभिव्यक्ति परक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव या विचार संबंधी प्रश्न है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि कक्षा 8 की अध्यापिका जो है एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ रही है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रही है। ठीक है, इसके बाद वो शिक्षार्थियों को चार के समूह में काम करने के लिए कहती है और कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या श्रवण कार्य। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही होंगे। तो जो आपकी 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, जिसमें कि आपका दूसरा और तीसरा या अनुच्छेद लेखन भी सही होगा और सामूहिक श्रुतलेख, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी आंसर की आई थी उसमें इन्होंने इस पे जो ऑप्शन है इस पे कॉमन नंबर दिया था। जिन्होंने 2 टिक किया था उसको भी सही दिया था और 3 टिक किया था उसको भी सही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। भाषा शिक्षा पर क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है? 150 तक आज हम लोग देखेंगे। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सही नहीं है, 2020 के अनुसार सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 148 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 और 150 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो। अच्छा, आज सीटेट की लास्ट डेट है, 2 तारीख है आज, तो आज लास्ट डेट है। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। करेक्शन डेट, जिन लोगों का थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है वो करेक्शन डेट जब आएगी तो मैं तुरंत शेयर कर दूंगी। और करेक्शन डेट आपकी दी भी हुई है, तो पहले से ही निर्धारित है करेक्शन डेट, लेकिन उस समय मैं आपको करंट में याद दिला दूंगी जिस तारीख से शुरू होगा। तो जिसको भी थोड़ा बहुत मिस्टेक किया हो किसी भी तरीके से अपने नाम में, फादर्स नेम में, कहीं भी, क्योंकि बाद में जब आपके रिज़ल्ट आते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है और फिर आप परेशान होते हैं कि क्या ये जब काउंसलिंग होगी तो एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। तो उससे बचने के लिए आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे, पहला है त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं।
सभी बच्चे, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सभी विद्यार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरा करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी बच्चे अपनी विद्यालय की जो विद्यालय शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा यानी घर की भाषा में ही शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चंस, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक